नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पॉलिटी की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें अभी तक करीब जो है 6 से 7 लेक्चर दिए जा चुके हैं, ठीक है, जो अलग अलग टॉपिक पर रहे हैं, ठीक है। आज हम आप सबके सामने उसी कड़ी में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है राष्ट्रपति पर, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि पॉलिटी से ये इस राष्ट्रपति पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आने के चांसेस होते हैं, तो इसे आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और इसका अगर आप लोग हो सके तो थोड़ा सा नोट्स बनाने के प्रयास करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे राष्ट्रपति से प्रश्न कभी ना कभी हर 1-2 साल में अक्सर आ जाते हैं, वो अच्छे खासे आते हैं, 2-2 3-3 प्रश्न तक आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि यह कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले आगे आज के राष्ट्रपति पर, और मैं आज कौशल गुप्ता आप सभी को राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आप लोग जरूर जो है इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें और जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। इसमें देखिए यहाँ पर जो है हम बेसिकली पहली बार क्या बात करेंगे कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है और उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है। तो देखिए राष्ट्रपति वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और जो 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका है, यानी मिनिमम 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, और उसके साथ ही साथ वो लोकसभा का सदस्य बन सकता हो। आप जानते हैं हमारे यहाँ 2 चीजें क्या है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा जो है निचला सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है वो जो है राष्ट्रपति बन सकता है, और साथ ही साथ वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब क्या होता है आप समझिए। लाभ का पद ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए किसी बड़े बड़े पीएसयू कंपनी में हैं, या फिर आप मान लीजिए किसी कमेटी में किसी पोस्ट पर हैं, ये सब एक हिसाब से लाभ का पद माना जाता है, ठीक है। तो आप इस सब से किसी पोस्ट पर ना हो, ठीक है, समझ गए क्या चीज। यहाँ 4 पॉइंट है, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष आयु हो, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता और किसी लाभ के पद पर ना हो। ये सभी जो क्वालिफिकेशंस जो हम कहते हैं ये अनुच्छेद 58 के अंतर्गत आते हैं। ये आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि अनुच्छेद 58 किस विषय पर बात करता है, ठीक है, या यह किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन से, ठीक है। आप लोग समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ इसी में बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक आ जाता है कि हमारे यहाँ जैसे चुनाव आप जानते हैं किस तरह से आप लोग जब किसी तरह का चुनाव होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग जाते हैं विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, तो आप लोग जाते हैं वोट डालकर चले आते हैं, वहां पर जो है पूरी काउंटिंग से हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ बिल्कुल उलट तरीके से होता है, ठीक है। और ये सिस्टम जो है भारत में नहीं अप्लाई किया गया, क्योंकि ये कहकर नहीं अप्लाई किया गया कि यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति है ये अप्लाई किया गया, ठीक है। अब देखिए कौन सा अप्लाई किया गया है। यहाँ एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली, आप समझिए इसका मतलब क्या। यहाँ पर ये होता है कि मान लीजिए आप जैसे 5-6 लोग खड़े हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा मैं बताऊंगा वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 5-6 लोग खड़े हैं, तो इसमें होता है कि पहले हम लोग गिनते हैं कि पहले मान लीजिए किसी का नाम आया, उसका हम लोग गिनना चालू करते हैं। अगर वो जितने नंबर की जरूरत होती है, ठीक है, एक 50% से ज़्यादा जरूरत होती है, अगर वो पहली बार में ही पा जाता है, ठीक है, तो दूसरे लोगों की गिनती नहीं की जाती। लेकिन अगर वो नहीं पाता है तो दूसरे नंबर बढ़ते हैं, तब तीसरे बढ़ते हैं, इस हिसाब से जो है आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए पहले नंबर पर नहीं पाया, कोई 50% नहीं पा रहा है, तो फिर देखा जाता है कि दूसरे नंबर पर किसे प्रायोरिटी दी गई है। दरअसल वहाँ जब आपको वोट देना होता है तो वहाँ पर ये नहीं होता कि आप एक बटन ऐसे है उसको दबा दिए खत्म। वहाँ पर आपको लिखना होता है कि 6 लोगों में से आप किसे पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, किसे द्वितीय, किसे तृतीय, इस हिसाब से वहाँ आपसे प्राथमिकता के बारे में ही पूछा जाता है जो व्यक्ति वोट देने जाता है। अब वोट कौन देने जाता है वो भी आपको मैं नीचे बताऊंगा, ठीक है। जो वोट देने जाता है वो इन सब चीजों पर ऐसे टिक करता है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से है। यहाँ पर ये होता है कि पहले एक फिक्स होता है कि उसे मिनिमम 50% से ज़्यादा वोट मिलने पर ही उसे राष्ट्रपति की उपाधि मतलब पद मिलेगा। मान लीजिए अगर इनमें 6 में से कोई नहीं पाता है तो हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पर किसे प्रेफरेंस दिया गया है, माने किसे अन्य सभी से ज़्यादा वोट मिले दूसरे नंबर पर, फिर वो काउंट किया जाता है। अगर उसके बाद भी अगर नहीं मिलता तो तीसरे नंबर पर जाते हैं। तो इस तरह से तब तक चलता है जब तक वो 50% को ना पा जाए, ठीक है। आप लोग समझ गए। ये मैंने आपको इसका एक जिस्ट दे दिया है, इसके बहुत डिटेल में ना जाइए क्योंकि आपसे इसके बारे में नहीं पूछता कि जो है ये मतलब किस हिसाब से देते, बस हिसाब से यही पूछेगा कि किस पद्धति पर होता है। उस पद्धति का नाम क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। और ये मतदान किस तरह से होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, ठीक है। समझिए आप लोग, अप्रत्यक्ष मतदान का मतलब क्या होता है कि कोई नहीं जान सकता कि कौन क्या वोट दे रहा है, ठीक है।
अब अगला पॉइंट इसी में क्या कह रहा है कि जो ये चुनाव होता है, जो मतदान होता है, मतदान कौन कौन करता है। अभी मैंने आपसे कहा ना, जो ये प्रेफरेंस डाल के आते हैं, कौन कौन डालता है। देखिए इसमें डालते हैं जो राज्यसभा, मैंने अभी आपको बताया हमारे दो चीजें संसद में, क्या, राज्यसभा लोकसभा, उसके सदस्य, साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, टोटल करीब 8 हैं, ठीक है। उन 8 केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी सदस्य होते हैं वो इसको जो है वोट डालते हैं। यहां पर देखिए निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है, ठीक है। अभी आप इस चीज को ध्यान देखिए, आगे चलेंगे तो आपको मैं बताऊंगा क्यों मैंने इसको हाईलाइट किया था, क्यों मैंने कहा कि केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट देते हैं। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है आज की डेट में खड़ा होकर कहते नहीं मैं भी जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम एक वो करना चाहिए, आपको 50 निर्वाचक चाहिए, ठीक है। जो 50 निर्वाचक जब आप वो फॉर्म भर के जमा कर रहे हो तो उनका साइन चाहिए होता है। अगर वो 50 व्यक्ति नहीं आ पाते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम 50 व्यक्तियों का सिग्नेचर चाहिए होता है और तब आप जाके उसे जमा कर सकते हैं और तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। कितने की जरूरत होती है इसको बहुत अच्छे से ध्यान दे लीजिए, 50, ठीक है। कितना, 50। मैं 2-3 बार इसलिए कहता हूं कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो इतनी बार मैं रिपीट कर दूंगा, कहीं ना कहीं आप लोग एक हद तक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप 1-2 बार वीडियो और देख लेंगे तो आपको फिर कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, पहले ही बता दिया। अब देखिए यहां पर यह भी कह रहा है कि निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। मान लीजिए कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, कब, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। देखिए जैसे आपको मैंने बताया संसद में 2 होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरीके से जो विधानमंडल होते हैं, विधानमंडल में भी 2 चीज होते हैं, एक विधान परिषद, एक विधानसभा। विधान परिषद हर जगह नहीं पाया जाता लेकिन विधानसभा हर जगह पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ उच्च सदन यहाँ क्या होगा, विधान परिषद, ठीक है। अगर वो विधान परिषद का सदस्य है जो मुख्यमंत्री है तो वो वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। यानी कि यहां पर बात किसके विषय में की जा रही है, यानी कि वो अगर विधानसभा का होगा तभी वोट डाल सकता है। आप समझ गए। देखिए और अगला ही पॉइंट देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना विधान परिषद, वहां अब यहां देखिए कह रहा है कि यदि कोई निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह इसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। महाभियोग से मतलब है कि उसको अगर पद से हटाना हो। अब महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना होता है तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, ठीक है। महाभियोग के हिसाब से उसके पद से उसे हटाने के लिए लाया जाता है। तो कब नहीं ला सकते, जब अगर वो राज्यों की विधानसभाएं, अगर वो वहां जो राज्यों की विधानसभाएं में होता है वो जो है उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है, लेकिन वोट डालने में ये भाग लेते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये वोट डालने में तो भाग लेते हैं लेकिन जब हटाने की बात आती है वहां पर इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि वहां पर इन्हें कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन नहीं डाल सकते, तो आपको बता दिए कौन, जो विधानसभाएं वाले जो होते हैं किसी भी राज्य के, यहाँ से कोई भी राज्य का, वो भी नहीं, यहाँ तक कि केंद्र शासित प्रदेश में भी जो जैसे आपका दिल्ली पुडुचेरी होगा ये लोग भी नहीं जाते, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्त है। अभी यहां पर कह रहा है कि मान लीजिए कोई अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहता है तो उसके लिए क्या शर्त है। मैंने अभी आपसे क्या किया कि वो कोई हाउस ऑफ प्रॉफिट ना लिया हो, यानी कि क्या है कि उसे निर्वाचित होने से पहले अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। क्या है, सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब सदस्यता छोड़ने का मतलब मान लीजिए वो लोकसभा का सदस्य होने की उसके अंदर अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा का सदस्य यानी कि आप लोकसभा का सदस्य साथ ही साथ आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, नहीं। पहले आपको राष्ट्रपति पद के लिए पहले आपको जाके उस संसद से इस्तीफा देना पड़ेगा, या आप मान लीजिए किसी प्रदेश की विधानसभा में तो वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप जब इस्तीफा देंगे तभी उसी के बाद आप जो है क्या उस राष्ट्रपति पद पर बैठने के लिए उपयुक्त हो पाएंगे। समझ गए आप सभी। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में जानबूझ के बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ऐसे रटा दूंगा तो आप लोग भूल जाएंगे, और रटने से कोई चीज काम नहीं आता, वो कहीं ना कहीं पेपर टाइम में और प्रेशर में और आदमी भूल जाता है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा जिस्ट बताते चल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अभिभाषण होता है, देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कब कब होता है, या तो नई सरकार चुनकर आई हो तब होता है, या जब भी नया जो है उस सदन, जैसे एक साल में 3 बार चलती है सदन, तो जैसे जो बजट सेशन जो होता है वो प्रथम सेशन होता है। जब प्रथम सेशन चलता है तभी राष्ट्रपति का अभिवादन हर साल होता है, या फिर जब नई सरकार चुनकर आती है तब होता है, ठीक है। तो ये जो अभिभाषण कौन तैयार करता है, ये अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह अभिभाषण तैयार किया जाता है। यानी कि एक हिसाब से ये जो सरकार होती है वो क्या कहना चाहती है वो जो है राष्ट्रपति द्वारा अपनी बातों को कहती है। ठीक है, ये भी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें कुछ टिपिकल नहीं है, इजी है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार होता है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है, बहुत ही आसान सी पॉइंट थी ये, मैंने आपको बता दिया कि क्या कैसे। अब उसके बाद कह रहा है कि जो अगर राष्ट्रपति है वो अगर मर जाए, पद त्याग दे, हटा जाए तो कितने समय तक वो पद खाली रह सकता है, मतलब मैक्सिमम कितने समय तक वो पद खाली कर सकते हैं। पद तो खाली नहीं होता, किसी ना किसी दूसरे को बैठाते, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ थोड़ा अलग है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक जिस्ट और बताऊंगा कि हमारे यहाँ और अमेरिका से हम लोगों ने राष्ट्रपति प्रणाली ली है, लेकिन हम लोग अमेरिका से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे अभी बताऊंगा। देखिए 6 माह से ज्यादा सीमा तक राष्ट्रपति की पद जो होता है वो खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 6 माह के अंदर जो है चुनाव कराने होता है। चुनाव कौन कराता है, जो निर्वाचन आयोग होता है। कौन, जो केंद्र का होता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग 2 होते हैं, राज्य केंद्र, लेकिन केंद्र का निर्वाचन आयोग यहां पर चुनाव कराता है और 6 माह के अंदर जो है उसे नया राष्ट्रपति चुनकर जो है उसे बैठाना होता है। फिर अगला कह रहा है अगर कोई विवाद हो जाता है, मान लीजिए ये पूरा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में विवाद आ गया कि नहीं इसमें ये गलती हुई है, इसमें हिसाब से फर्जीवाड़ा हुआ, तो इसको हल कौन करेगा। इसको हल करना का काम सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसके मामले का निपटारा करता है। ठीक है, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। और चुनाव कौन कराता है, तो वो निर्वाचन आयोग, कौन सा, केंद्र का। ठीक है, और कितने समय के अंदर, हर हाल में कराना होगा, और बीच में मर जाता है तो 6 महीने के अंदर। ये 3 पॉइंट यहां से आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। फिर कह रहा है कि कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि महाभियोग पर कौन भाग नहीं लेता है, वो बता दिया। और फिर मैंने बताया कि महाभियोग क्या होता है, कि पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, महाभियोग द्वारा। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, वो पॉइंट देखिए आपको यहां मिल गया। ठीक है, मैं आपको जो भी बात बताऊंगा बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसलिए आप जो है बहुत ही ध्यान से इस क्लास को सुनिएगा। उसके बाद कह रहा है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, तो ऑब्वियसली सी बात है संसद के पास है। क्योंकि वो जो है, आप अगर देखेंगे हमारे देश में, तो हमारे देश में अगर संसद तो हम कहते हैं तो संसद में 3 चीजें आती, केवल 2 नहीं। संसद में आता है आपका राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। क्यों आता है, क्योंकि देखिए जब दोनों सदनों से कोई बिल या एक्ट पारित हो जाता है तो वो जब तक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तब तक वो पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ संसद को 3 भागों में बांटा गया है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इस चीज को आप अच्छे से कहीं समझ लीजिएगा। फिर यानी किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। समझ गए आप सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए यहां कुछ अनुच्छेदों के विषय में बात किया गया है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया था कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर एक अनुच्छेद के बारे में शुरुआत किया, वो अनुच्छेद कितना था, 58। किसके लिए था, अहर्ताएं के लिए। ठीक है, अब मैं आपको अनुच्छेद के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने जो था उसके बारे में बता दिया। अब यहां पे अनुच्छेद 53 के बारे में बात कर रहा है। ये किससे संबंधित है, कार्यपालिकाएं, शक्तियां। ठीक है, कार्यपालिकी शक्तियां की अगर बात आएगी तो अनुच्छेद 53। 58 आएगा तो योग्यता क्या होनी चाहिए। अब 61 किसके बारे में बात कर रहा है, कि उस पर महाभियोग कैसे लग सकता है। महाभियोग क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए महाभियोग से मतलब क्या है। ठीक है, और देखिए महाभियोग चलाने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम लोकसभा से लाएं या राज्यसभा से, किसी भी सदन द्वारा, या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन द्वारा ये उसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। लेकिन अंतर यह होता है कि कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं, कि कम से कम इतने नंबर ऑफ मेंबर्स द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाए। ठीक है, जो दोनों सदनों में अलग अलग होते हैं। आप इन सब डिटेल्स मत जाइए, मैं आपको बस बता दे रहा हूं, वरना आप लोग के लिए ये आपके सिलेबस से ज्यादा की चीजें, बस मैं आपको जिस्ट बता रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 61 किसके बारे में बात कर रहा है, कि महाभियोग लाने के लिए। और महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, वो सदन कौन होगा, लोकसभा या राज्यसभा। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। यानी कि हमारे देखिए अमेरिका में क्या है कि आप 2 बार से ज्यादा नहीं चुने जा सकते, लेकिन हमारे ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको 2 ही बार चुना जाना। आप 6 बार 10 बार जितनी बार अगर आप चुने जा सकते हैं तो आप चुने जा सकते हैं। ठीक है, और ये किससे संबंधित है पुनः चुने जाने की बात, अनुच्छेद 57। यानी कि 57 पुनः चुने जाने से 58 आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर देखिए, अगर कोई भी देखिए
जब अनुच्छेद जो है इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी में काफ़ी जो है दिक्कतें आई थी, उसके लिए बाद जो है अनुच्छेद 44वां संशोधन आया था। 44वां संशोधन जब आया था तो उसमें ये रखा गया था कि मान लीजिए अगर कोई बिल पारित हो गया, ठीक है, और उसे राष्ट्रपति ने मना कर दिया, ठीक है, तो आप क्या होता था कि आप पास करके फिर भेजते थे, फिर राष्ट्रपति अगर मना कर दे तो हिसाब से तो राष्ट्रपति चाहे तो वो बिल ही नहीं पारित कर सकता, भले सदन के लोग चाहें तो मतलब कुछ भी कर दें। लेकिन 44वां अनुसंशोधन ये लाया गया था कि अगर आप एक बार बिल मना कर देते हो लेकिन अगर दूसरी बार आपके पास भेजा जाता है तो आपको हर हाल में उस पर जो है अपनी सहमति देनी है, आप उसको मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं मना कर सकते? क्योंकि भाई ये संसदीय द्वारा पारित किया गया है और संसद में जो लोग बैठे हैं वो लोगों द्वारा चुने गए हैं, यानी कि आप लोगों की बात को मना नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार। आप समझ गए मैंने क्यों इतना बोला? क्यों? क्योंकि जो है उसे दूसरी बार में हर हाल में पारित करना ही होगा। और ये कब लाया गया था? 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कह रहा है कि मान लीजिए अगर वो दोनों सदनों द्वारा किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। देखिए अनुच्छेद जो 111 है, अनुच्छेद 111 ये कहता है कि मान लीजिए आपने भेज दिया, ठीक है, अब एक देखिए यहां पर दो तीन चीजें होती है। आपने भेज दिया, अब वो चाहे उस पर साइन करे या उसे कह दे हम बाद में साइन करेंगे या कह दे कि नहीं ठीक है हम देखते हैं, तो ये सब चीजों से संबंधित जो होगा वो अनुच्छेद 111 संबंध होगा। ठीक है, यानी दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। यहां पर रोकने की बात की जा रही है। देखिए वही मैं कह रहा हूं ना आपसे कि वो कह दे नहीं मैं देख लूंगा, मैं समझूंगा, ठीक है मैं करता हूं, तो उस स्थिति में आपको कौन से अनुच्छेद की याद आनी चाहिए? अनुच्छेद 111 यानी कि 111। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। यहां पर देखिए ये कह रहा है कि मान लीजिए राष्ट्रपति तो है वो, लेकिन वो मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, किसी प्रदेश में कोई दिक्कत आ गई तो उनको राज्यपाल का भी जिम्मेदारी लेना है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा अनुच्छेद आएगा? अनुच्छेद 160 की बात होगी। यानी कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 160। आप देखिए कुछ अनुच्छेदों जो बहुत जरूरी वही दिए गए हैं और उन्हीं अनुच्छेदों के बारे में मैं आपको एक चीज बढ़िया से बता रहा हूं डिटेल में, इससे आपको थोड़ा समझ में आए। ठीक है, यानी कि जब राज्यपाल के कामों की बात आई तो आपको तुरंत अनुच्छेद 160 याद करना है। जैसे ही आपको कहा गया कि मान लीजिए कोई बिल एक्ट पारित हो गया, उसे नहीं करना चाहता, रोकना चाहता, तो अनुच्छेद 111 आ गया, फिर 53 हो गया, 57 हो गया, 58 हो गया, ठीक है, 61 हो गया। इस हिसाब से काफी जो है अनुच्छेद आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, आप अगर वीडियो एक दो बार भी देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने जैसे आपको डिटेल में बताया, अब देखिए यहां पर थोड़ा जिस्ट में बताना चलता हूं कि यहां पर देखिए जो 52 से 73 तक जो है राष्ट्रपति संबंधित है। ये जो अनुच्छेद आपसे पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो आप तुरंत वहां पर टिक करिएगा जहां भी आपको देखिए कितना 52 से 73 तक, 52 से 73 तक जहां आपको देखिए वो आप टिक कर देंगे, वो राष्ट्रपति संबंधित है। अब देखिए जो पहला पॉइंट कह रहा है अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति माने सेंटर की कार्यपालिका शक्ति क्या है? ठीक है, 54 क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल माने किस किस लोगों द्वारा इन्हें चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचक की रीति। निर्वाचक की रीति का मतलब यह है कि किस तरीके से इनका चुनाव होगा, और चुनाव कैसे होता है अभी मैंने आपको बताया, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। आप समझ गए, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा यह चुनाव होता है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 56 किसकी बात करता है कि राष्ट्रपति की पदवाधि। पदवाधि माने होता है कितने साल तक, तो हमारे यहाँ तक राष्ट्रपति 5 साल तक चुना जाता है, 5 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, और देखिए फिर अनुच्छेद 57 किसकी बात करता है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि वो 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन अगर वो अगले टर्म में भी जीत कराता है तो जितनी बार जीत कराता है उतनी बार तक वो बन सकता है। ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 57 से। फिर कह रहा है अनुच्छेद 58, आपको मैंने स्टार्टिंग इसकी आप लोग को याद हो गया होगा कि उसके लिए कौन सी 4 अर्हताएं क्या है। चलिए मैं फिर बताता हूं कि वो भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो, वो जो है लोकसभा की सदस्य बनने लायक हो, और साथ ही साथ वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना रखता हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने कोई भी अन्य जगहों पर वो कोई लाभ का पद ना हासिल करता हो। ठीक है, उसका अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 किसके विषय में बात कर रहा है? अनुच्छेद 59 आपसे साफ कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हो। शर्त उसने साफ बता दी थी कि शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ और भी शर्तें होती हैं उसमें, ये डिटेल की चीजें हैं। ये आप इसमें अगर आप जाएंगे तो आपके लिए मेरा वीडियो भी लंबा होगा, आपके काम की भी चीज नहीं, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता। उसके बाद अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 ये कह रहा है कि उसको शपथ या प्रतिज्ञान, देखिए जब भी कोई हमारे
देश में कोई भी अगर संसदीय प्रणाली या कहीं पर भी पद लेने जाता है तो उससे पहले उसे एक शपथ लेना होता है। जैसे कि आप ले लीजिए, कोई भी आता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, कैग के हो गए, यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है, ठीक है, इन लोग को जो है ये सब लोग भी जो है एक शपथ लेते हैं। वो शपथ भी नहीं लेना, वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 60 से। फिर 61 बात करता है महाभियोग। महाभियोग किससे संबंधित है? यानी कि उन्हें पद से हटाने के लिए। फिर 62 का मतलब कह रहा है कि मान लीजिए पद रिक्त हो जाए। पद रिक्त कब हो? मान लीजिए निर्वाचन करने का समय ना मिले या आकस्मिक रिक्त हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। तो इससे संबंधित क्या? अनुच्छेद 62 किससे संबंधित है? पद रिक्त होने की स्थिति में। इसको आप जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं और आदमी काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। तो पद रिक्त होता है, मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दिए, ठीक है, इससे पहले ही, तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए? तो इससे संबंधित आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 62। फिर उसका अनुच्छेद 72 बात कर रहा है। अनुच्छेद 72 ये कह रहा है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के लिए निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति की शक्ति मतलब है कि हमारे देश में राष्ट्रपति जो है किसी को मृत्यु दंड को भी क्षमा में बदल सकता है, ठीक है। मान लीजिए उसे फांसी होने वाली है तो अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति मना कर सकता है, या फिर मान लीजिए उसे 10 साल की सजा है तो उसे घटाकर जो है 3 साल कर सकता है। मान लीजिए उसे मृत्यु दंड है तो उसे बदलकर वो जो है कारावास में, आजीवन कारावास में बदल सकता है। मतलब वो इतने सब करने की भी शक्तियां उसके पास होती हैं। उसके बाद अनुच्छेद 73 किसके विषय में बात कर रहा है? अनुच्छेद 73 बात कर रहा है आपसे जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। यहां पर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है कि मान लीजिए कुछ जरूरत पड़े तो किस हिसाब से राष्ट्रपति के हाथ में शक्तियां होती हैं कि वो जो है किसी अन्य कार्य को भी अपने हाथों में लेकर उस पर निर्देश दे सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायाधीश के पद हटाने का, यहां पर कह रहा है मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय से तात्पर्य क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। उसके न्यायाधीश माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन हटा सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी इतना आसान नहीं होता। अगर राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाना होता है तो उसके लिए भी दोनों सदनों में जो है बाकायदे एक प्रस्ताव लाना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, या मैं न्यायाधीश नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक जिस्ट पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति हटाता तो है, लेकिन तभी हटाता जब दोनों सदनों से उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाए, ठीक है। अब अनुच्छेद 143 आप बहुत ही आसानी से याद कर लीजिएगा। ये उससे संबंधित है कि राष्ट्रपति को अगर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, मान लीजिए राष्ट्रपति को किसी चीज विषय में बहुत ही कठिनाई हो रही है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अगर परामर्श लेना है तो वो जो है अनुच्छेद 143 से संबंधित है, ठीक है। यानी कि 143 का मतलब क्या है? राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय में एक कनेक्शन, ठीक है। 143 का कोड वर्ड से अगर आप लोग समझेंगे तो 143 जो बचपन में आप लोग काफी खेला करते थे, और उससे क्या संबंधित है? राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय में संबंध, ठीक है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। देखिए भंग करने का मतलब मान लीजिए कि जैसे अब कोई चल रहा है सेशन चल रहा है, मान लीजिए मोदी जी का एक कार्यकाल चल रहा है, लेकिन अचानक से आप देखें कि 5 साल के लिए 2024 चुनाव, लेकिन आप देखें 2022 में ही इन्हें हटाया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए जो उसमें मंत्रिमंडल के लोग हैं, जैसे मान लीजिए राजनाथ सिंह, अमित शाह और जितने भी लोग हैं, जितने भी मंत्रिमंडल हैं, वो अगर मिलकर ये जो है एक राष्ट्रपति को लिख कर भेजे कि अब हम जो है इस सरकार में नहीं रहना चाहते, आप जो है इस सरकार को तुरंत भंग कर दे, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। और भंग करने का मतलब कि उसका जो कार्यकाल 5 साल का होता है वो 5 साल का नहीं, वो चुने जाने से उस समय तक जितने साल का होता है उतने समय तक के लिए ही माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें एक नया चुनाव कराना पड़ता है। उसके बाद हम किसी तरीके से भी नहीं कर सकते, ये नहीं कि कोई 2 पार्टी कोalition करके सरकार, ऐसा कुछ नहीं, फिर नया चुनाव ही कराना पड़ता है भंग होने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, कभी कभी क्या होता है जैसे कुछ बिल्स होते हैं उनको पारित करने में बहुत दिक्कत आती है, तो जब वो नहीं पारित हो पाते हैं तो हमें संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ता है। तो जब संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ता है तो उसको बुलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो है एक गैजेट निकालना पड़ता है कि इतनी तारीख को जो है हम ये संयुक्त अधिवेशन करेंगे, ठीक है। तो वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। फिर देखिए यहां पर जो है जेपी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो, ठीक है, इसका शक्ति का प्रयोग किया था। एकमात्र मामले में जेपी वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था। बताइए वो क्या है? पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि तुमने बिल लाया, हम बिल अपने पॉकेट में रख लिए, ठीक है, अब हम उस पर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसे परेशान करके आप मजबूर नहीं कर सकते राष्ट्रपति को इस चीज पर। मतलब अगर उन्होंने कह दिया, मतलब वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, वो पॉकेट में डालकर बैठे हैं, ठीक है, ना वो मना कर रहे हैं ना वो कुछ कह रहे हैं,
तो उस वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो एकमात्र जगह प्रयोग हुआ था, वो क्या था, भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में हुआ था। और किससे संबंधित था, भारत डाकघर विधेयक, मतलब पॉकेट में डाल के बैठ गए थे। अगर वो मना करते तब भी चलिए होता कि कुछ संशोधन होता, लेकिन वो पॉकेट में डाल के बैठ गए थे, इससे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक बार ही यूज हुआ था कौन, भारत डाकघर में। और एक प्रकार की क्या है, वीटो शक्ति है। दरअसल 3 वीटो शक्ति है राष्ट्रपति के पास भारत में। देखिए दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं, मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो जो है, हमने बताया ना, संसद का भाग होता है, लेकिन वो सदनों में नहीं बैठता। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान ले लीजिएगा। उसका अपना एक अलग ऑफिस होता है, ठीक है, एक अलग भवन होता है। वो कभी जो है संसद की किसी चर्चा में भाग नहीं लेता, बस वो संसद में एक बार आता है जब उसे भी भाषण देना होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए फिर होता है अनुसूचित क्षेत्र। जो अनुसूचित क्षेत्र से आप समझ रहे हैं क्या होता है, एससी क्षेत्र। जैसे आप देखते होंगे बहुत से राज्यों में एससी जनसंख्या जहां ज्यादा है वहां पर एससी क्षेत्र पाए जाते हैं। आप लोग जब इससे आगे सीरीज में पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। बस आप जान लीजिए कि अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो तो कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत में जो कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो राष्ट्रपति द्वारा ही जो है नियुक्त होते हैं। ठीक है, और देखिए नियुक्त ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से करता है, वो तभी करता है जब मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, वो उन्हें भेजता है कि आप इन्हें जो है चयनित कर दीजिए, तब वो उनकी अनुशंसा पर ही चयनित करता है। जैसे कि आप देखते चले कि नहीं, प्रधानमंत्री को वो करता है, क्यों, क्योंकि वो जो है शपथ पत्र वो दिखाते कि हमारे पास इतने सीट है, हम जो है बहुमत में और हम बन सकते हैं, तब उन्हें करता है। फिर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो बनता है, केंद्रीय मंत्री जितने होते हैं उन्हें ये कराता है। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उन्हें भी ये नियुक्त करता है। ठीक है, यहां पर नियुक्ति की बात हो रही है, नियुक्ति अलग चीज है, और अगर शपथ दिलाने की बात हो अलग चीज है। आप ध्यान दीजिएगा, वो आपसे पूछ सकते हैं शपथ कौन दिलाता है, ये एक अलग चीज है, अगर नियुक्त कौन करता है ये अलग चीज है। उसके बाद वित्त आयोग एवं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, आप लोग वित्त आयोग जानते होंगे ना, फाइनेंस कमीशन, और राजभाषा आयोग मतलब भाषा संबंधित है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, यानी कि जो हाई कोर्ट के भी जो ये न्यायाधीश होते हैं वहां पर भी जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायाधीश यानी कैग, आप जानते हैं यहाँ पर कैग की बात की जा रही, कैग की, जो कैग के अधिकारी होते हैं चेयरमैन, उनको भी करते हैं। संघ लोक सेवा यानी जो यूपीएससी होते हैं उनके बारे में, उनके लोगों की नियुक्ति करता है चेयरमैन की। उसके बाद चीफ कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, सीईसी, उनका करता है। उसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन आयोग कमीशन, एनएससी, ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एससी एसटी जो आयोग है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, यानी कि अभी मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर राज्यों के राज्यपाल को भी नियुक्त करता है। साथ ही साथ जो अगर यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, वहां के कुछ जगहों पर राज्यपाल होते हैं, कुछ जगहों पर प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है, आपको आगे पता चले, जब मैं आपको राज्यपाल पढ़ाऊंगा तो उसमें आप समझेंगे कि कहां पर राज्यपाल होते हैं, कहां पर प्रशासक होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, देखिए जो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश 8 में से केवल 2 ही जगह पर जो है मुख्यमंत्री की पोस्ट है, जो कौन सा है, दिल्ली और पुडुचेरी। वहां पर भी जो नियुक्त होती है वो अधिकारियों की, वो कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। समझ गए, इस चीज को आप जो है थोड़ा सा एक अपना बना लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया, बहुत हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। आप लोग तो इतने नाम रोज सुनते होंगे, तो इससे आपको एक बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा बहुत ही थोड़े समय का वीडियो बचा है। देखिए राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, ये आपसे पूछ सकता है, 5 लाख। कितना, 5 लाख। और उसके बाद क्या कहता है, मान लीजिए अगर राष्ट्रपति का पद मतलब खाली हो गया हो, ठीक है, और कोई अगर उपराष्ट्रपति जो होता है जो हमारे देश में, वो क्या चलाता है, जो उच्च सदन होता है, राज्यसभा की कार्रवाई चलाता है, ठीक है, लेकिन अगर वो भी ना हो तो कौन बनेगा, तब बनेंगे उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, और मान लीजिए वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं, का वह उक्त पद पर लागू होती है। देखिए भारत के राष्ट्रपति पर, मतलब देखिए क्या होता है, हमारे डी फैक्टो टाइप की एक चीज है, यानी कि आप क्या देखते हैं, हमारे यहाँ पर सभी काम जो है राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जो हमारे देश पे जितने भी काम है वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उन्हें करता कौन है, प्रधानमंत्री। आप समझिए, यानी कि काम किसके नाम पर किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर, करता कौन है, प्रधानमंत्री। तो वही चीज बात कर रहा है कि प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। समझ गए, नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री। समझ गए कि क्या कहना चाह रहा था। चलिए
उसके बाद कह रहा है कि कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था, मतलब वो बिहार का राज्यपाल रह चुका था उसके बाद राष्ट्रपति बना था। तो एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, ठीक है, और अभी जो हमारे वर्तमान है कौन, रामनाथ कोविंद जी। यानी कि ये दो नाम आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये वर्तमान में है और जो है पूछ सकता है कि इससे संबंधित, जैसे इससे संबंध जाकिर हुसैन भी हैं तो आप पूछ सकते हैं कि पहले कौन बने थे। तो आपको याद रखना कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बस आपकी वीडियो अब जल्दी खत्म होने वाली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे जो हमारे देश में जैसे कुछ लोग हैं कि ये तब तक ही रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उन्हें रखता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें हटा सकता है जैसे पहले। तो वो कौन से लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर जो है अपना पद ग्रहण करते हैं, कौन से हैं, संघ के मंत्री। संघ के मंत्री का मतलब क्या है, जैसे जो आप देख रहे हैं ना राजनाथ सिंह और अमित शाह, ये लोग जो है संघ के मंत्री। तो ये लोग तब तक है जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं। राष्ट्रपति ऐसा नहीं हटा सकता है, वो तभी हटा सकता है जब तक प्रधानमंत्री ना कहे। लेकिन हमारे क्या है ना कि डी फैक्टो और डी जीरो है, तो हमारे यहाँ पर यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये लोग हैं। दूसरे कौन है, राज्यों के राज्यपाल। राज्यपाल से संबंध आप लोग जानती हैं, जैसे यूपी में आनंदीबेन पटेल जी हैं और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के, ये लोग जो है तब तक है जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं। उसका भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। आप लोग समझना प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब है, कि मतलब राष्ट्रपति के चाहने तक ही वो उस पद पर रह सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें उसके पद से हटा सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक विधेयक संसद पर वह किस प्रकार अधिनियम, देखिए यहां मैंने कहा ना अधिनियम कब बनता है, मैंने आपसे क्यों बताया था कि यहां संसद में तीन चीज है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। क्योंकि जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वो जो है अधिनियम नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि अगर उसको अधिनियम बनाना है तो हमें क्या, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कराना ही पड़ेगा। समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। देख लीजिए, मान लीजिए अगर कोई विधेयक पारित हो गया दोनों सदनों द्वारा और राष्ट्रपति को उस विधेयक अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो चीज पे अपना वो विधेयक पर रोक लगा सकता है। यहां पर वो पॉइंट यही करना चाह रहा है कि दोनों सदनों द्वारा पारित तो हो गया है, लेकिन अगर उस विधेयक पे चाहे तो अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, निर्विरोध रूप से चुने जाने भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए ये अच्छा, मतलब देखिए एक तो होता है ना कि निर्विरोध माने कि कोई भी इनके सामने नहीं खड़ा हुआ था, ये निर्विरोध चुने गए थे। तो क्या नाम था उनका, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध चुने गए थे। और एक बताए उसका राष्ट्रपतियों में एक ऐसे भी थे जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से था। ट्रेड यूनियन माने जो व्यापारिक यूनियन होते हैं हर जगह का, आपके भारत में कई यूनियन पाए जाएंगे, तो उसमें से एक है ट्रेड यूनियन। बताइए क्या नाम था, वराह वेंकट गिरी। वराह वेंकट गिरी जी जो है हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। उसके बाद यहां पे कह रहा है कि राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है। देखिए जो राज्यों के मुख्यमंत्री का अधिकार होता है वो राज्यपाल के हाथ में होता है, ठीक है। जिस हिसाब से हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास मुख्यमंत्री का होता है वैसे ही वो मुख्यमंत्री का राज्यपाल के पास होता है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के पास, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल कितना, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष, जो मैंने आपको पहले बता दिया। और मिसाइल मैन जिन्हें चुना गया था अब्दुल कलाम आजाद जी, बहुत ही आसान है। और कितने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, मुख्य जो मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति, मतलब वो मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद भी खाली थे, तो उन्होंने किस चीज की पद हासिल किया था, राष्ट्रपति का। और वो क्या थे, मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका नाम क्या था, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जी ने मुख्य न्यायाधीश रहते हुए राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था, ठीक है। और धन विधेयक को पुनर्विचार लौटाने का समय विचार राष्ट्रपति। देखिए धन विधेयक, आप लोग थोड़ा सा, धन विधेयक ये होता है एक हिसाब से मनी बिल इसे कहा जाता है, आप देख रहे हैं। ये इसलिए नहीं वापस किया जाता क्योंकि ये माना जाता है कि ये बिल ऑलरेडी जो है राष्ट्रपति के कंसेंट यानी कि उनकी सहमति के बाद ही जो है पेश किया गया है। तो इस हिसाब से ये जो है पुनर्विचार अगर ये पास करने, देखिए जब ये पेश किया जाता है सदन में तो ये पास कराना होता है। जब ये दोनों जगह से पास हो जाता है तो ये फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अधिनियम बनाने के लिए। तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी राष्ट्रपति द्वारा ही भेजा गया होता है, ठीक है। अब कह रहा जो हमारे वर्तमान में श्री राम कोविंद जी चौथे नंबर पे हैं, 14वां नंबर, ठीक है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, या फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है किसकी सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। इस चीज को भी आप बार बार याद रखिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकाली राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अभी तक कार्य किया था। आपका वीडियो बस अब खत्म होने वाला है। देखिए डॉक्टर आपसे पूछा जा सकता है सबसे लंबे समय तक कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे कम समय तक डॉक्टर जाकिर हुसैन। कितने, 1 वर्ष 11 दिन, और ये करीब 12 साल तक रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब आज के आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए क्षमादान, मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पास ये अधिकार तक होते हैं क्योंकि मृत्युदंड को जो है किसी चीज में बदल सकता है। तो देखिए किन किन सेक्टर्स होते हैं, किन किन क्षेत्रों में वो अपनी क्षमादान की जो है स्थितियां और यूज कर सकता है। अगर वो सेना न्यायालय से जुड़ा हो, सेना न्यायालय आप जानते हैं ना कि जैसे जब सेना का एक अपना अलग न्यायालय होता है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट इस सबसे संबंध नहीं होता, ठीक है। उसका संघीय विषय माने होता है कि वह राज्य से हो या केंद्र से, उसके पास दोनों के लिए शक्तियां होती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो राज्य संबंधित है तो नहीं, वो राज्य से संबंधित है तब भी उस पर वो अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर सकता है। और जब वह एक मृत्युदंड हो, मैंने आपको पहले कहा, वो मृत्युदंड को भी माफ करने की शक्ति रखता है, ठीक है दोस्तों। आज मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल में हर एक पॉइंट जो आपकी सिलेबस के लिए जरूरी है पूरी बारीकी से मैंने बता दिया है। आप इस वीडियो को कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा, फिर आप पूरी तरीके से उस पॉइंट से भी अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, ठीक है। आज का वीडियो अब यहीं पर खत्म होता है। अब फिर हम आपसे मिलेंगे कल इसी पॉलिटिक्स सीरीज में एक नए पॉइंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।